E1 हिंदी। डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप बच्चे की छाती से हटाते हुए अपने सामने रखी जांच रिपोर्ट पर नजर डाली। डेटा बहुत स्पष्ट था। दुर्भाग्यवश ये गैर टाइप 2 सूजन प्रकार का गंभीर अस्थमा है। उसके लिए इसका क्या मतलब है? बच्चे की मां ने पूछा और उसने बच्चे का हाथ जोर से पकड़ लिया। यह अस्थमा का एक पुराना प्रकार है जो दवाओं या स्टेरॉइड से ठीक नहीं होता। दुर्भाग्य से उनके मामले में यह विशेष रूप से गंभीर प्रतीत होता है। उनके फेफड़े अपंग हो गए हैं और उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए नियमित रूप से नेबुलाइजेशन की आवश्यकता होगी। ये सुनकर वह कांप उठी। लड़के की बात करें तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन उसकी मां की उदास चिंता उसके भीतर समा गई थी। उसे लगा कि उसका गला भर आया है, आंसू बह रहे हैं, जो उसके उग्र धैर्य के बावजूद बहने की धमकी दे रहे थे। बातचीत आगे बढ़ने के साथ साथ उसकी सांसें और भी ज्यादा बेचैन और कठिन होती गईं, और उसकी मां की निराशा और भी ज्यादा स्पष्ट होती गई। उसे लगा जैसे वह किसी पहाड़ पर चढ़ रहा हो। उसे लगा जैसे उसे तकिए से सूंघा जा रहा हो। उसे लगा जैसे हवा पतली होती जा रही है। मां, वह बुरी तरह हौंफते हुए रोने लगा। जॉन, उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। वह उसकी कांपती हथेलियों से उसका डर महसूस कर सकता था। मुझे तुरंत 5 मिलीग्राम एल्ब्यूटेरोल की जरूरत है। डॉक्टर ने तुरंत फोन किया। शांत हो जाओ बेटा, डॉक्टर ने तुरंत शांत भाव से कहा। गहरी सांस लो, सब ठीक है। वह झूठ बोल रहा था। लड़के को नहीं पता था कि उसे कैसे पता चला, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि वह आदमी झूठ बोल रहा था। उसकी दृष्टि लाल हो गई और उसे लगा कि उसका दिमाग धुंधला हो रहा है। मां, उसने फुसफुसाते हुए कहा और उसे पकड़ने की कोशिश की। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेहोश होने से पहले उसने जो आखिरी बात सुनी वह थी उसकी मां का उसका नाम चिल्लाना। जॉन अचानक उठा, उसकी सांसें तेज और धीमी चल रही थीं, वो पसीने से लथपथ था। उसे याद करने में बस एक पल लगा। उद्धरण चिन्ह ... TS वही दुर्स्वप्न फ्लैशबैक। सबसे बुरे प्रकार के दुर्स्वप्न सबसे वास्तविक थे। वह एक इमारत से मुक्त होकर गिरने वाले स्टीरियोटाइपिक दुर्स्वप्न को देखना पसंद करता था, लेकिन नहीं। वह अपने जीवन के सबसे बुरे दिन को फिर से जिएगा। जिस दिन उसे गंभीर क्रोनिक अस्थमा का पता चला, एक ऐसा अभिशाप जिसने उसके सपनों और जुनून को पनडुब्बी बना दिया, उसके शरीर को जकड़ लिया। अगर यह बीमारी न होती तो मैं क्या क्या हासिल कर सकता था। वह सांस लेने के लिए हौंफते हुए किसी तरह घुट घुट कर बोला। खेल, व्यायाम, यात्रा, ट्रैक और निश्चित रूप से वह सब जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत थी, मार्शल आर्ट। जॉन फाल्कन मार्शल आर्ट के प्रेमी थे। जब से उन्होंने एंटर द ड्रैगन देखी, जो पहली मार्शल आर्ट फिल्म थी जिसे उन्होंने कभी देखा था, तब से वे कभी नहीं भूल पाए कि वे कितने अद्भुत थे, कैसे हो सकते थे। जिस तरह से वे चलते थे, उनके रुख, उनके चेक, उनके फुटवर्क, ग्रैपल और निश्चित रूप से उनके हमले उन्हें मंत्रमुग्ध कर देते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्हें समर्पित कर दिया, हालांकि उस तरह से नहीं जैसा कि कोई मार्शल आर्ट का प्रेमी उम्मीद करता है। वह गंभीर अस्थमा के साथ पैदा हुआ था, जिसके कारण वह कभी भी किसी भी शारीरिक रूप से गहन गतिविधि में शामिल नहीं हो पाया, जिसमें मार्शल आर्ट भी शामिल है। इसलिए उनका अभ्यास करने के बजाय उसने अपने जीवन को उनके बारे में सीखने के लिए समर्पित करने का फैसला किया। अगर वह एक अभ्यासकर्ता के रूप में मार्शल आर्ट का अध्ययन नहीं कर सकता था, तो वह एक वैज्ञानिक के रूप में ऐसा करेगा। 25 वर्ष की आयु तक उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री और मानव शरीर रचना विज्ञान में डिप्लोमा तथा सांख्यिकी और संभाव्यता में एक छोटी डिग्री प्राप्त कर ली थी। इन तीनों क्षेत्रों के ज्ञान को अपने आधार के रूप में लेकर उन्होंने अपना सारा समय मार्शल आर्ट और लड़ाकू खेलों पर शोध करने में बिताया। वे विभिन्न मार्शल आर्ट पर सर्वेक्षण, अध्ययन और प्रयोग करते थे और उन पर कल्चर और विशेषताओं पर डेटा एकत्र करते थे और सम्मानित सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित करने से पहले उनके आधार पर निष्कर्ष और परिकल्पनाएं निकालते थे। जैसे जैसे 21वीं सदी की शुरुआत में MMA और UFC का आगमन वास्तव में एक प्रमुख उद्योग के रूप में उभरा, जिसमें लड़ाकू खेलों के मनोरंजन के लिए एक बड़ा बाजार था, उनका काम आधुनिक MMA की नींव बन गया। 21वीं सदी में मार्शल आर्ट के महत्व में अचानक वृद्धि जॉन के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने शोध प्रकाशित करने के लिए काम किया जो लड़ाकू खेलों की रोटी और मक्खन बन गया। और फिर उनकी मृत्यु हो गई। 39 साल की उम्र में उनके पहले से ही कमजोर फेफड़े काम करना बंद कर चुके थे और वे एक शांतिपूर्ण मौत से गुजर गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने दिल और आत्मा को उस एक चीज को समर्पित करने में बिताया था जिसे वे प्यार करते थे,
और उसी से प्यार करते हुए मर गए, जबकि अभी भी उन बेड़ियों को कोसते रहे जो उन्हें वास्तव में उसे अपनाने से रोकती थीं। फिर भी यह अंत नहीं था। NOWELLBEJOHN.com एड्स बाय पब फ्यूचर। हम जॉन हिल्ला, क्योंकि उसे एक अजीब सी सनसनी महसूस हो रही थी। क्या मैं नहीं मर गया? जॉन को ये तो पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उसने अस्पताल में आखिरी बार अपनी चेतना खोई हुई महसूस की थी, तो उसे अपेक्षाकृत यह यकीन था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी आखिरी दृष्टि यह थी कि डॉक्टर जल्दबाजी में उसे कुछ न कुछ इंजेक्शन लगा रहे थे। मुझे नहीं लगता, लेकिन उन्होंने मुझे किस में लपेटा था? जेली कोटेड कॉन्डोम में। वह मुश्किल से हिल डुल पा रहा था, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि वह भ्रूण की स्थिति में है। मैं इन मादरचोदों पर इतना कड़ा मुकदमा करने जा रहा हूं कि यह किसी भी तरह से नैतिक व्यवहार के अंतर्गत नहीं आता। क्या वे मुझे शांति से आराम करने नहीं दे सकते? उसने गाली दी। तभी उसने महसूस किया कि कोई बल उसे धकेल रहा है। ऐसा लग रहा था कि यह उसके नितंब पर दबाव डाल रहा है और उसे किसी तरह के छेद से धकेलने की कोशिश कर रहा है। इस समय उसे पक्का यकीन था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वह बस इतना हैरान और डरा हुआ था कि इस स्थिति को समझने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर किसी छेद से बाहर निकल रहा है, और तभी वह घबरा गया और मदद के लिए पुकारने लगा। वाह! उसके मुंह से सचमुच यही निकला था। क्या मैं अभी रोया? उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक विशालकाय महिला उसे पकड़े हुए थी। नहीं, वो विशाल नहीं है, मैं ही छोटा हूँ। वह अपनी जिद्दी आधी बंद आंखों से भयभीत होकर अपनी मुड़ी हुई छोटी भुजाओं पर बड़ी मुश्किल से नजर डाल पाया। जल्दी करो, उसका इलाज करो। उसकी सांसें खतरनाक रूप से उथली हो गई हैं और पुतलियां फैल गई हैं। इसके बाद उसकी जैविक मां की हालत स्थिर करने के लिए एक लंबा सत्र चला। कथित डॉक्टरों और नर्सों ने बहुत लगन से कई तरह की कोशिशें की, लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। फिर भी उन्होंने एक बार भी जॉन से मुंह नहीं मोड़ा। मृत्यु का समय शाम के 5:42। जॉन को उनकी भाषा समझ में नहीं आई, लेकिन उसे समझ में आ गया कि क्या हुआ था। हालांकि उसे अभी भी आधा यकीन था कि यह कोई भ्रम था, लेकिन उसे दुख की पीड़ा महसूस हुई, जबकि उसकी चेतना खो गई थी। भाड़ में जाओ, मुझे कृपया इसे एक सपना ही रहने दो। अफसोस, भाग्य ने एक बार फिर उनकी इच्छा को अनदेखा कर दिया। उस शाम को वह स्तब्ध होकर उठा, फिर भी उसे यह समझने में सिर्फ एक पल लगा कि यह कोई भ्रम नहीं था। वह वास्तव में एक शिशु के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था, भले ही उसे यह विचार कितना भी बेतुका क्यों न लगे। वह एक छोटे से मेडिकल रूम में था, एक लकड़ी के पालने में एक मोटे तौलिए में लिपटा हुआ। कमरे के विपरीत दिशा में खिड़कियां थीं, एक बाहर की ओर और दूसरी गलियारे की ओर, जहां वह कभी कभी पालने में मौजूद दरारों से नर्सों और डॉक्टरों को आते जाते देख सकता था। उसने चारों ओर नजर घुमाए और पाया कि वह अकेला नहीं था। उसके जैसे कई और बच्चे भी अपने पालने में थे। एक ऊष्मायन कक्ष। उसने आह भरी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ है, लेकिन जिस विदेशी भाषा में वे बात कर रहे थे, साथ ही कपड़ों और यहाँ तक कि वास्तुकला में भी अंतर को देखते हुए, वह अमेरिका से बहुत दूर था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस जगह का तकनीकी स्तर वाकई बहुत कम है। इस तरह के इंक्यूबेशन रूम में ऐसे उपकरण भरे होते हैं जो शिशुओं की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इसके अलावा जब उन्होंने मुझे जन्म दिया तब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक तकनीक नहीं थी। यहाँ तक कि इस कमरे में कोई रोशनी नहीं है, केवल लैंप है। ऐसा कहा जा रहा है कि लैंप अजीब थे। प्रकाश का स्रोत आग नहीं थी जो टिमटिमाती थी, जबकि लैंप की रोशनी डगमगाती नहीं थी। ये निश्चित रूप से बिजली नहीं थी। वास्तव में जहां तक वह बता सकता था, कमरे में बिल्कुल भी बिजली नहीं थी। 21वीं सदी के किसी व्यक्ति के लिए यह वास्तव में एक हैरान करने वाली धारणा थी। क्या वास्तव में ऐसी आदिम तकनीक वाला कोई राष्ट्र था? जॉन को यकीन नहीं था। यह पागलपन है, ये संभव नहीं होना चाहिए। क्या बकवास हो रहा है? मान ले कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, तो उसे नहीं पता कि 21वीं सदी में उसका पुनर्जन्म हुआ भी है या नहीं। क्या होगा अगर उसका पुनर्जन्म किसी भयावह भविष्य में हुआ हो, या अतीत में? नहीं रुको, क्या ये पृथ्वी है? उसे अभी तक पता नहीं था, लेकिन उसे जल्द या बाद में पता चल ही जाएगा, यह मानते हुए कि उसके पास पहले जैसी जिंदगी जैसी कोई चीज है। इन अनुभवों ने वास्तविकता के बारे में उसके व्यक्तिपरक विश्व दृष्टिकोण को चकनाचूर कर दिया था। केवल समय ही बताएगा कि उसका नया विश्व दृष्टिकोण कैसा होगा।
उसने अपने भविष्य के लिए खुद को तैयार किया, डर के साथ और आंशिक रूप से उत्साह के साथ। जॉन को पुनर्जन्म हुए लगभग 1 महीना हो चुका था और तब से बहुत कुछ नहीं बदला था। उसके दिन ज्यादातर पालने में ही बीतते थे, जिससे वह ऊब से पागल हो जाता था। पुनर्जन्म की नवीनता बहुत पहले ही बीत चुकी थी। अस्पताल के कर्मचारी उसे खाना खिलाते, नहलाते और उसका डायपर बदलते, जो एक बड़े बूढ़े व्यक्ति के लिए अपमानजनक था। फिर भी उसे जवानी का यह एहसास अच्छा लगता था। भारी मात्रा में हवा में सांस लेने का एहसास, उसके शरीर की हर कोशिका को स्फूर्ति प्रदान करना वास्तव में व्यसनी था। उसे ऐसा महसूस होता था मानो वह असीम ऊर्जा से भरा हुआ है जिसे वह खर्च करना चाहता है। उसका दिमाग तरोताजा महसूस करता है और उसका शरीर आरामदायक महसूस करता है। वह अक्सर अपने पालने में जितना हो सके उतना घूमने की कोशिश करता था, लेकिन उसका शरीर इस अवस्था में बहुत कमजोर था। वह अक्सर अपने भविष्य के बारे में सोचने और किसी भी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने में समय बिताता था। इस प्रक्रिया में उसने अपना नाम भी सीख लिया था। नज हमेशा उसे रूई कहकर बुलाती थी। यह एक अजीब नाम था, लेकिन वह इस नाम से अभ्यस्त होने लगा था। अपने आसपास के माहौल के बारे में उसने पहले ही इस जगह के बारे में कई अजीबोगरीब बातें नोट कर ली थीं। सबसे पहले वह जिन मनुष्यों से मिला था उनकी जाति स्पष्ट नहीं थी। कोई भी त्वचा का रंग ऐसा नहीं था जो सामान्य लगता हो। पुरुष और महिला दोनों ही गोरी त्वचा से लेकर गहरे रंग के थे। लेकिन यह अजीब बात नहीं थी, अजीब बात थी उनके बाल। क्या वे इसे रंग दे रहे हैं? क्या इस देश में कोई सनक या कुछ और है? उसने लगभग हर प्राथमिक और यहाँ तक कि द्वितीयक रंग के बाल देखे थे। लाल, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, गोरा, चांदी, गुलाबी आदि। यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए काफी चौंकाने वाला दृश्य था जो ज्यादातर काले, सुनहरे और थोड़े लाल बालों वाली दुनिया से था। वास्तव में वह काले बालों वाले केवल एक व्यक्ति से ही मिला था। वह इसका आदी था क्योंकि उसके पिछले जन्म में भी उसके बाल काले थे। फिर भी ऐसा लगता है कि काले बाल न केवल सामान्य नहीं थे, बल्कि बेहद दुर्लभ भी थे। पिछले महीने गलियारे से गुजरने वाले अनगिनत लोगों में से उसने काले बालों वाला एक भी व्यक्ति नहीं देखा था। दूसरी समान रूप से अजीब चीज जो उसने देखी थी वह थी आंखें। लोगों की आंखों का रंग हर जगह अलग अलग था। बालों की तरह ही उसे हर एक रंग का स्पेक्ट्रम मिला, सिवाय फिर से अपनी आंखों के रंग के, काला। उसकी दोनों आंखें और बाल काले थे, जो कि अजीब था, जैसे कि वे दुनिया से रोशनी चूस रहे हों। उसे संदेह था कि ये लक्षण दुर्लभ थे, शायद भयावह, शायद तिरस्कार भरी नजरों के आधार पर अशुभ भी थे जो कुछ लोग उस पर फेंकते थे। मुझे आशा है कि ऐसा नहीं है, उसने आह भरी। किसी भी मामले में ये दुनिया निश्चित रूप से पृथ्वी नहीं है। ऐसे बाल और आंखों वाली कोई जाति नहीं थी। तभी दरवाजा खुला और उसने नस की तरफ देखा जिसे उसके लिए नियुक्त किया गया था। उसके साथ एक सुनहरे बालों वाली महिला थी जो अपने 30वें दशक के आखिर में दिख रही थी और उसने कुछ ऐसा पहना हुआ था जो गाउन और पारंपरिक युकाटा के मिश्रण जैसा था। नज ने उसे उठाया और बातचीत करते हुए उसके पास भेज दिया, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वह समझ पाया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। सुनहरे बालों वाली महिला उसके साथ खेलती और उसे देखकर मुस्कुराती और कभी कभी नज से सवाल पूछती। 10 मिनट बाद जब वह कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने लगी तो वह उसके साथ अस्पताल से चली गई। मुझे लगा कि ये दिन आएगा, अस्पताल में 1 महीना बिताना बहुत ज्यादा है, उसने खुद से सोचा, लेकिन उसने बदलाव का स्वागत किया। आखिरकार वह इस दुनिया के बारे में और अधिक जान सका। उसने चारों ओर नजर घुमाए और पर्यावरण को देखा। पहली चीज जो उसने देखी वह ये थी कि तकनीक सबसे अजीब थी। ये पृथ्वी पर 21वीं सदी की तुलना में आदिम थी, लेकिन ये गूढ़ थी और पृथ्वी पर मानवता की ऐतिहासिक तकनीकी प्रगति से मेल नहीं खाती थी। उनके प्रकाश स्रोत अभी भी उसके लिए रहस्य थे, उनकी दवा भी अजीब थी। वे उसकी देखभाल करते समय अजीबोगरीब मिश्रण और उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। उनके लिए उनके पास कोई संदर्भ नहीं था क्योंकि वह पृथ्वी के इतिहास में ऐसा कोई समतुल्य याद नहीं कर सका। इस दुनिया में कुछ बहुत अलग है, ये निश्चित है। कुछ लोग कपड़े से बने अस्थायी बैग में अपना सामान रखते थे। ऐसा लगता था कि केवल एक बड़ा हिस्सा हैंडबैग या अन्य सामान का इस्तेमाल करता था। फैशन की समझ अजीब थी। यह मध्य युग के पश्चिमी और पूर्वी कपड़ों का मिश्रण था। ऐसा लगता था कि पुरुष और महिला दोनों ही ऐसे कपड़े पहनते थे जो आमतौर पर उनके पूरे शरीर को ढकते थे। यह आमतौर पर एक प्रवृत्ति थी जो औद्योगिक क्रांति से पहले मौजूद थी, जिसने कपड़ों के सामान के उत्पादन को अधिक परिष्कृत और कठिन उत्पादन प्रक्रिया के साथ अनुमति दी थी।
इससे पता चलता है कि उनकी तकनीक कमजोर थी, लेकिन इमारतों की वास्तुकला काफी प्राचीन थी, क्योंकि उनमें से ज्यादातर घर या छोटी मोटी दुकानें थीं, जो मध्ययुगीन धरती से उसकी अपेक्षा नहीं थी। इन विषमताओं ने उसे चौंका दिया, उसे यकीन नहीं था कि उनकी तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाए। मौसम सुंदर था, सूरज चमक रहा था, फिर भी पर्याप्त संख्या में बादलों की उपस्थिति ने सतह को उसके प्रकोप से बचा लिया। ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे फुटपाथों पर लगे पेड़ों और घासों के पत्ते और चेरी के फूल हिल रहे थे। ये रूही के लिए सचमुच एक मनोरम दृश्य था, एक ऐसा दृश्य जो आधुनिक पृथ्वी पर शायद ही कभी मिल सके। पत्थर की सड़कें चहल पहल से भरे नागरिकों से भरी हुई थीं, जो छोटी छोटी दुकानों या दुकानों में घरेलू सामान और सेवाओं के पिस्सू बाजार की तरह लग रहे थे। जैसे ही वह अपने आसपास के माहौल को निहार रहा था और उसका आनंद ले रहा था, सुनहरे बालों वाली महिला ने हाथ हिलाकर रिक्शा चला रहे एक आदमी को आवाज लगाई। रिक्शा चालक से कुछ बातें करने के बाद वह जल्दी से रूही के साथ बैठ गई, इससे पहले कि वह तेज कदमों से उन्हें खींचकर ले जाने लगे। हम प्रवेश की कम बाधा वाला एक किफायती व्यवसाय, उन्होंने कहा। शहर में घूमते हुए उन्होंने बहुत सारे यात्रा रिक्शा देखे। वे भीड़ भाड़ वाले बाजारों से दूर होते चले गए। जल्द ही वे एक घर के पास पहुंच गए, जिसके चारों ओर एक बड़ी बाड़ लगी हुई थी, और फिर वे उतर गए। रूही ने देखा कि सुनहरे बालों वाली महिला ने उन्हें एक कांस्य सिक्के से भुगतान किया। ये सिक्के उल्लेखनीय रूप से जटिल हैं, उनकी सबसे आम और सार्वभौमिक मुद्रा बिजली के बिना इतनी परिष्कृत कैसे हो सकती है? शायद मैंने वास्तव में इस जगह को कम करके आंका है। घर थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया था, पेंट काफी हद तक खराब हो गया था और इमारत कई जगहों पर टूटी हुई और दरारदार थी, हालांकि यह इतनी छोटी थी कि खतरनाक नहीं थी। फिर भी घर के चारों ओर का बगीचा अच्छी तरह से बनाए रखा हुआ लग रहा था और कुल मिलाकर यह एक घरेलू छवि पेश करता था। सुनहरे बालों वाली महिला ने दस्तक देने से पहले रूही को प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। हाँ, एक युवा लाल बालों वाली महिला ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और खुशी से मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसकी नजर उस महिला पर पड़ी जो उसे पकड़े हुए थी। माँ लशारा। लशारा उसका नाम है। रूही आश्चर्यचकित। NO12B-Jan.com। एलिस। लशारा मुस्कुराए। वापस स्वागत है, एलिस ने उत्सुक भाव से रूही की ओर मुड़ने से पहले कहा। तो यह वही है, काले बालों वाला, काली आंखों वाला बच्चा जिसे पूरे 1 महीने तक किसी अनाथालय ने स्वीकार नहीं किया। हाँ, बेचारा बच्चा अपने जीवन के सबसे कोमल क्षणों में अकेला रहा है। मैं ये देखकर खुद को रोक नहीं सका कि वह कितना प्यारा था। एलिस ने उसे अंदर ले जाने और दूसरों को दिखाने से पहले उससे प्यार से बात की और उसे दुलार किया। तो अब से मैं यहीं रहूंगी, रूही ने सोचा। मैं इसकी आदत डाल सकता हूँ। कहो। एलिस ने रूही को देखकर मुस्कुराया और उसके मुंह के पास दलिया का एक चम्मच रखा। रूही को पैदा हुए 11 महीने हो चुके थे। वह पिछले 10 महीनों से जिस सांसारिक लेकिन सुखद जीवन में जी रहा था, उसका आदी हो चुका था। फिर भी, हालांकि 11 महीने के बच्चे के रूप में उससे बहुत कम कष्ट हुए, लेकिन उसने देखा कि अनाथालय की स्थिति वैसी नहीं थी जैसी उसकी आरामदायक जिंदगी उसे सोचने पर मजबूर करती थी। जीवन कठिन था। 21वीं सदी में पृथ्वी के इतिहास में जीवन की उच्चतम गुणवत्ता थी और प्रौद्योगिकी में वृद्धि के कारण हर साल ये बेहतर और बेहतर होती गई। लेकिन यह मध्य युग की दुनिया थी, यहाँ तक कि पृथ्वी पर भोजन, आश्रय और सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें भी प्राप्त करना मुश्किल था, और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के सबसे निचले तबके के लिए इसे बनाए रखना और भी मुश्किल था। असफल होने के जोखिम और परिणाम भी बहुत कठोर थे। वह बता सकता था कि अनाथालय की वित्तीय स्थिति खराब थी, अनाथालय की हालत कुछ हद तक ठीक नहीं थी। उसे यकीन नहीं था कि अनाथालय खुद को चलाने के लिए आवश्यक धन कहां से जुटाता होगा, लेकिन उसे यकीन था कि यह आसान नहीं था। अनाथालय एक गैर लाभकारी संगठन थे, वे आमतौर पर दान या दुर्लभ मामलों में सब्सिडी के जरिए अपना खर्च चलाते थे। हालांकि यह अनाथालय स्पष्ट रूप से इन समस्याओं से जूझ रहा था। बहनें अक्सर भोजन करना छोड़ देती थीं ताकि अनाथालय के बच्चे भरपेट खा सकें, लेकिन जब वे भूखे बच्चों को खाना खिलाती थीं तो वह उनके मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी चिंता को समझ सकता था। मुझ जैसे असहाय बेकार बच्चे को खिलाने के लिए वे बहुत त्याग करते हैं, बहुत कुछ सहते हैं। वह खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक सका। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो शायद मैं अपने ज्ञान का उपयोग करके बड़ी मात्रा में धन कमा सकूंगा। मैं खुद उनका समर्थन करूंगा। आखिरकार वे पहले से ही मुझे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मानते हैं। मानसिक रूप से वयस्क होने के नाते रूही सक्रिय शिक्षण के माध्यम से बहुत तेजी से भाषाएं सीखने में सक्षम था।
वह सबसे पहले सभी के नाम याद रखता था, उसके बाद बुनियादी अभिवादन, वे शब्द जो उसे सबसे ज्यादा याद आते थे, जैसे भोजन और खाना, फिर आम भाषा के बड़े हिस्से को सीख लेता था। वह 10 महीने की उम्र तक बुनियादी सुसंगत वाक्य बना सकता था और 11 महीने की उम्र तक वह उनसे अधिक सहज और धारा प्रवाह हो गया था। अनाथालय ने उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना। आखिर कौन सा बच्चा 1 साल का होने से पहले इतनी अच्छी तरह बोल सकता है? उसकी बोलने की क्षमता में वृद्धि की दर औसत बच्चे की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा थी। बेशक एक वयस्क के रूप में रूई को बहुत होशियार नहीं लगा। 10 महीने तक लगातार अभ्यास करने के बाद सिर्फ 4 साल के बच्चे की तरह बोलने में सक्षम होना वास्तव में शर्मनाक था, लेकिन बेशक ये बिना किसी सक्रिय मदद या सीखने के संसाधनों के था और पूरी तरह से अवलोकन और अनुमान पर आधारित था। लेकिन वह भविष्य में अपने नए परिवार का समर्थन करने के लिए एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने के लिए इस विकास दर का उपयोग कर सकता था। फिलहाल उन्होंने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक भोजन का सेवन किया। रूई, दलिया कैसा है? क्या ये स्वादिष्ट है? मैंने इसमें अतिरिक्त काली मिर्च डाली है जैसा कि तुम चाहते थे। एलिस ने मुस्कुराते हुए उसे एक और चम्मच खिलाया। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है बहन, रूई ने पूरी ईमानदारी से उत्तर दिया। सच में उससे दलिया से नफरत थी। प्रथम विश्व देश के मध्यम वर्ग से होने के कारण वह दलिया से कहीं बेहतर भोजन का आदी था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो एलिस ने उसके लिए व्यक्तिगत रूप से बनाया था। बहुत प्यार और देखभाल के साथ वह अपनी विशेषाधिकार प्राप्त जीवन शैली से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसे खाने की जरूरत थी। पोषण उसकी उम्र के बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण था और कुपोषण उसे सबसे खराब स्थिति में हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह बर्दाश्त कर सकता था, क्योंकि वह जीवन भर खराब स्वास्थ्य से पीड़ित था। एक पूर्ण क्रोनिक अस्थमा रोगी के रूप में उसके फेफड़ों में हवा के झोंके और उसके शरीर की हर कोशिका को स्फूर्ति देने का एहसास नशे की तरह संतोषजनक था। इसका मतलब ये भी है कि मैं इस दुनिया में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता हूँ, उसने खुद को उत्साह से याद दिलाया। जब से उसका पुनर्जन्म हुआ है, उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या नहीं है। इसका मतलब है कि वह हर तरह की चीजें कर सकता है जो वह पहले कभी नहीं कर सकता था, और उसकी सूची में नंबर 1 गतिविधि मार्शल आर्ट थी। हाँ बिल्कुल, ये पुनर्जन्म का अब तक का सबसे रोमांचक हिस्सा है। वो तब तक इंतजार नहीं कर सकता था जब तक वह मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू करने के लिए पर्याप्त उम्र का न हो जाए। एलिस, जिस फ्लोया को तुमने पीछे के निकास द्वार को अवरुद्ध करने वाले गिरे हुए पेड़ के तने को हटाने के लिए बुलाया था, वह यहाँ है। अनाथालय की एक अन्य देखभालकर्ता कैरिन ने बताया। NOWELLBEJEN.CO उद्धरण चिन्ह ... स्क्वायर, रूई ने जिज्ञासा से पूछा। उसने अब तक किसी को भी इस वाक्यांश का उल्लेख करते नहीं सुना था। तुम्हें अभी तक पता नहीं है? अच्छा, क्या तुम आकर देखना चाहोगे? एलिस ने दलिया का कटोरा नीचे रखा और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया, जो उसने जिज्ञासावश किया। घर के बाहर इंतजार कर रहा आदमी बहुत लंबा और बेहद मजबूत था। उसने एक ऐसा कोट पहना था जो देखने में एक गी जैसा लग रहा था, जो ट्रेनिंग यूनिफॉर्म जैसा था, लेकिन उसके ढीले ढाले कपड़ों के बावजूद उसकी मांसपेशियां छिप नहीं पा रही थीं। उसका सिर आंशिक रूप से मुंडा हुआ था, जबकि उसके बचे हुए बाल एक लंबी पोनी टेल में बड़े करीने से बंधे हुए थे। 1 मिनट रुको, रूई की आंखें चमक उठीं। क्या ये कोई मार्शल आर्ट है? ये वही है। एलिस ने उसे पीछे की ओर निर्देशित किया जहां एक विशाल पेड़ का तना गिरा हुआ था और गेट को अवरुद्ध कर रहा था। मैं समझ गया, तो कृपया कुछ कदम पीछे हट जाएं। उस आदमी ने ये दृश्य देखकर सिर हिलाया, फिर मार्शल आर्ट की मुद्रा अपनाई। वह गिरे हुए पेड़ के सामने खड़ा था, फिर अपना बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे किया। उसने अपना बायां हाथ मोड़ा और आगे लाया। उसकी बांह जमीन से सीधी थी और उसकी मुट्ठी आसमान की ओर थी। यह ज्यादातर मार्शल आर्ट में सीधे दाएं हाथ से वार करने का एक आम तरीका था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि आदमी इसका इस्तेमाल पेड़ को हटाने के लिए करना चाहता था। ये दृश्य देखकर रूई की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? फ्लोटिंग टाइगर फिस्ट स्टाइल रोअरिंग इम्पैक्ट, आदमी फुसफुसाया। इसके बाद जो हुआ उससे रूई सिर से पैर तक हैरान रह गया। उसके शरीर की हर कोशिका मानो जम गई, मानो वे उसके बाद होने वाले चमत्कार को देखना चाहते हों। उसे नहीं लगता था कि अब उसे कोई और आश्चर्य कर सकता है, लेकिन वह गलत था। यह तो बस शुरुआत थी।
आदमी का शरीर गायब हो गया। रूई को केवल एक धुंध दिखाई दे रही थी क्योंकि वह हरकतें करने लगा था, और यह धुंध उसकी दृष्टि से पूरी तरह से गायब हो गई क्योंकि आदमी ने अपनी मुट्ठी में सारी गति भरते हुए पर्याप्त टॉर्क उत्पन्न करने के लिए अपने कोर को घुमाया। रूई ने जो अगली चीज सुनी वह एक बहुत बड़ी शॉकवेव थी जिसने उसे 10 मीटर से ज्यादा की दूरी पर भी हल्के बल से मारा, और एक बड़ी धमाके के बाद लकड़ी के टूटने की आवाज आई। शॉकवेव ने धूल और चूरा उड़ा दिया था जिससे वह हमले के तत्काल परिणामों को नहीं देख पाया। फिर भी एक बार जब ये स्थिर हो गया तो उसका सदमा बढ़ गया। पेड़ का तना टुकड़े टुकड़े हो गया। उस आदमी ने एक ही मुक्का मारकर उस विशाल पेड़ के तने को लगभग चूर चूर कर दिया। वह आदमी मुड़ा और बिना किसी परेशानी के रूई और एलिस की ओर देखने लगा। क्वेरी और अनाथालय के खातों पर काम खत्म करते हुए लशारा ने आह भरी। इस महीने पैसे की कमी थी। अनाथालय में बहुत सारे खर्च होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा खर्च भोजन पर होता है। 16 बच्चों और 6 वयस्कों को खिलाने के लिए पर्याप्त धन जुटाना आसान नहीं था। हालांकि 6 वयस्कों में से 5 पैसे कमाते थे, लेकिन वे मुश्किल से सभी के लिए पर्याप्त कमा पाते थे। ये सब अनाथालयों को सरकार से मिलने वाली कर छूट और कभी कभी उदार अमीर संरक्षकों से मिलने वाले कुछ दान के बावजूद था। उनके मासिक व्यय में भोजन, कपड़े शामिल थे क्योंकि बच्चे लगातार बढ़ रहे थे और 16 बच्चों के साथ हर महीने कुछ न कुछ बड़ा हो जाता था। स्वच्छता की आपूर्ति, रियायती कर, रखरखाव और कई अन्य व्यक्तिगत छोटी छोटी आवश्यकताएं और भोग विलास जो एक कठिन मासिक व्यय में परिणत होते थे। कुंवारी और अनाथालय की स्थापना उन्होंने 23 साल पहले की थी। उस समय वे अकेली देखभाल करने वाली थी और उन्होंने तब 5 बच्चों को गोद लिया था। आमतौर पर गोद लेने के इच्छुक परिवार उनके जैसे छोटे अनाथालयों के बजाय बड़े और अधिक प्रसिद्ध अनाथालयों में जाते हैं। इसलिए उन्होंने जिन 5 बच्चों को गोद लिया था उन्हें कभी गोद नहीं लिया गया था, उन्होंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला। वे 5 बच्चे एलिस, करिन, डेव, मायरा और केंटा बड़े हुए और उन्होंने अनाथालय और अपनी मां की सहायता करने का निर्णय लिया। साथ में वे 6 वयस्क देखभालकर्ता बन गए जो कुंवारी और अनाथालय चलाते थे। लशारा अपना सारा समय अनाथालय में बिताती थी, जबकि 5 देखभाल करने वालों के पास अंशकालिक काम था जिससे वे अनाथालय को चला पाते थे। आमतौर पर उनके पास 14 से 16 बच्चे होते थे। अनाथालय के आवास और वित्तीय क्षमता के साथ साथ देखभाल करने वालों और बच्चों के अनुपात को देखते हुए यह उनकी अधिकतम सीमा थी। हालांकि परिवार आमतौर पर 1 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चों को गोद लेना पसंद करते हैं, इसलिए ज्यादातर बड़े बच्चे अनाथालय में ही रहते हैं। शुरुआती सालों में उन्हें मुख्य रूप से लशारा द्वारा घर पर पढ़ाया जाता था। वह उन्हें बुनियादी कानून, भूगोल, इतिहास, गणित और अर्थशास्त्र और राजनीति की बुनियादी बातें सिखाती थी। उसने उन बुनियादी ज्ञान को सिखाने की पूरी कोशिश की जो सभी को होना चाहिए और साथ ही वह चीजें जो सभी वयस्कों को पता होनी चाहिए। हालांकि वह कोई विद्वान अकादमिक नहीं थी, लेकिन 23 साल की अवधि में वह बुनियादी बातें सिखाने में माहिर हो गई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलिस, मायरा और कैरिन नामक महिलाएं रसोई, रेस्तरां, अमीर घरों में रसोइया, वेट्रेस, नौकरानी, बेबी सिटर और इस तरह के अन्य कामों में अंशकालिक रूप से काम करती थीं। डेव और केंटा नामक पुरुष शारीरिक श्रम करते थे, ज्यादातर समय रिक्शा चलाते थे, हालांकि सर्दियों में वे खनन में जाना पसंद करते थे। अनाथालय को मिलने वाली मासिक आय का अधिकांश हिस्सा इन 5 ने मिलकर कमाया। लशारा उनमें से हर एक को दिल से प्यार करती थी, उनके बिना उसे अनाथालय बंद करना पड़ता, जिसके बारे में सोचकर ही उसका दिल दुखता था। हालात मुश्किल थे, लेकिन क्योंकि उसके पास इतने प्यारे बच्चे थे, इसलिए वह इन मुश्किलों से पार पा सकी। अनाथालय ने रूई को अपने यहाँ रखने के बाद से ही हालात और भी मुश्किल हो गए थे। एक नवजात शिशु को लगातार ध्यान और निगरानी की जरूरत थी, इससे उन पर और भी ज्यादा बोझ पड़ गया, लेकिन लशारा को अपने फैसले पर पछतावा नहीं हुआ। उसे बहुत दुख हुआ जब उसकी बहन, जो अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थी, ने उसे एक काले बालों वाली, काली आंखों वाली अनाथ बच्ची के बारे में बताया जिसे एक भी अनाथालय ने स्वीकार नहीं किया था। काले बाल और आंखें बहुत दुर्लभ और अशुभ थीं और ऐसा कहा जाता है कि इन लक्षणों के साथ पैदा होने वाले लोग पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बर्बादी या सौभाग्य ला सकते हैं। शुक्र है कि लशारा ने कभी इस बकवास पर विश्वास नहीं किया, और न ही अधिकांश लोगों ने, लेकिन बुरे शगुन का अंधविश्वासी डर अभी भी बना हुआ था। लशारा के लिए ये सिर्फ मनगढ़ंत बकवास थी जिसने निस्संदेह इन लक्षणों के साथ पैदा हुए अन्यथा बिल्कुल सामान्य और साधारण बच्चों को कठिन जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। बेशक लशारा इस तथ्य से अनजान नहीं थी कि रूई एक सामान्य बच्चे से बहुत दूर था। उसकी नजर में वह एक विलक्षण प्रतिभा थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था।
उसने 2 महीने की उम्र में अपना पहला शब्द बोला, जिसने उसके आसपास के सभी वयस्कों को चौंका दिया, और उसकी शब्दावली और भाषण में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई जब तक कि वह 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही 4 साल के बच्चे की तरह बोलने लगा। इसके अलावा उसका स्वभाव वास्तव में अविश्वसनीय था। वह बहुत कम रोता था, और तब भी जब वह बुरी तरह से चोटिल हो जाता था तो अनिच्छा से केवल कुछ आंसू बहाता था। वह शांत और धैर्यवान था, कुछ ऐसा जो लशारा को एक शिशु में असंभव लगता था। यह उसके लिए काफी डराने वाली बात होती अगर ये तथ्य न होता कि रूई सचमुच एक अद्भुत बच्चा था। वह दयालु, स्नेही और सबसे बढ़कर सचमुच प्यारा था। उसे यकीन था कि जब वह बड़ा होगा तो दिल तोड़ने वाला होगा। जब उसने हिसाब किताब बंद की और अपना एबेकस एक तरफ रखा तो उसने आह भरी नवंबर LBJNN धमाका। अचानक तेज आवाज सुनकर वह चौंक गई। वह गलियारे से होते हुए अनाथालय के पीछे की ओर चली गई, जहां से आवाज आई थी। आह जमींदार, मैं देख रही हूँ। उसने खिड़की से टूटी हुई लकड़ी और चूरा के मलबे को देखा। ये भी एक व्यय था, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। इसे स्वयं काटने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगती तथा पीछे के निकास द्वार का उपयोग नियमित रूप से आपूर्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्योंकि भंडारण कक्ष इसके सबसे निकट है। एक तूफान ने एक भंगुर मृत पेड़ को गिरा दिया था, जिसके कारण ये सभी जटिलताएं पैदा हुई। सौभाग्य से मार्शल स्क्वायर ने अपनी सेवाओं को तेज बनाया, जिससे उनकी सेवा के हर कांस्य सिक्के की कीमत चुकानी पड़ी। मार्शल स्क्वायर मार्शल आर्टिस्ट के 6 क्षेत्रों या रैंकों में से एक था, जो मार्शल यूनियन के नाम से जाने जाने वाले एक संघ का हिस्सा थे, जो मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने वाली कोई भी और सभी सेवाएं प्रदान करता था। अनाथालय ने संघ के माध्यम से एक मार्शल स्क्वायर से मैनुअल श्रम का आदेश दिया था, हालांकि केवल दुर्लभ अवसरों पर। उसने देखा कि एलिस के बगल में रूई था। जब वह स्क्वायर को उसके काम के लिए फीस दे रही थी, खास तौर पर उसने स्क्वायर के प्रति उसके विस्मय और प्रशंसा को देखा। वैसे भी इसे अनदेखा करना लगभग असंभव था, खासकर एक बच्चे जैसे रूई से, जो आमतौर पर अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति में काफी संयमित और निष्क्रिय रहता था। फू, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मार्शल आर्टिस्ट बनने का प्रयास करेगा। और कुछ घंटे की लगातार पूछताछ के बाद रूई ने बाकी दिन हर एक वयस्क को ये बताने में बिताया कि उसने अभी क्या देखा था। उसने रात के लिए खुद को अपने बिस्तर में लिटा लिया, फिर भी वह इतना उत्साहित था कि उसे नींद ही नहीं आई। उसे अपनी सबसे बड़ी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त समझने में कुछ समय लगा। आखिरकार उसकी शब्दावली अभी भी काफी अपूर्ण थी। उन्होंने वयस्कों को तब तक परेशान किया जब तक कि वे उनके सूक्ष्म उत्तरों को समझने में सक्षम नहीं हो गए। ये काफी थका देने वाला था, लेकिन वह अपने सबसे ज्वलंत सवालों के जवाब पाने में कामयाब रहे। कठोर पूछताछ के बाद उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे आत्मसात करने और व्यवस्थित करने में समय बिताया। मार्शल आर्ट, या जैसा कि वे इसे कहते थे, मार्शल आर्ट वास्तविक था। यह न केवल वास्तविक था, बल्कि यह बेहद शक्तिशाली भी था। मार्शल आर्टिस्ट बेहद शक्तिशाली थे, बेहद अलौकिक करतब दिखाने में सक्षम थे, जैसे कि उसने देखा था। पूरे देश में और शायद पूरे महाद्वीप में मार्शल आर्टिस्ट 6 क्षेत्रों में विभाजित थे, जो मूल रूप से रैंक थे। मार्शल अप्रेंटिस, मार्शल स्क्वायर, मार्शल सीनियर, मार्शल मास्टर, मार्शल सेज और अंत में मार्शल ट्रांसेंडेंट। प्रत्येक क्षेत्र पिछले क्षेत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वयस्कों में से कोई भी इससे अधिक विशिष्ट कुछ नहीं जानता था। अगर एक मार्शल स्क्वायर, जो 6 राज्यों में से केवल दूसरा सबसे मजबूत था, इतना मजबूत था, तो उच्च रैंक वाले कितने मजबूत थे। उसने उत्साह से सोचा। ये रहस्योद्घाटन वास्तव में अब तक का सबसे अधिक आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव था जो उसने कभी किया था। यहाँ तक कि पुनर्जन्म का सदमा भी तुलनात्मक रूप से शांत और उबाऊ था। उसने जो कुछ भी सीखा था उसे संशोधित करने से पहले उसने इन विचारों को तुरंत खारिज कर दिया। मार्शल आर्ट का इतिहास लगभग 500 साल पहले का है। हर देश में मार्शल आर्टिस्ट की संख्या लगातार बढ़ती गई। इसके अलावा समय बीतने के साथ उनकी संख्या भी बढ़ती गई, जब तक कि मार्शल आर्टिस्ट की आबादी इतनी बड़ी नहीं हो गई कि हर देश में मार्शल यूनियन के नाम से जाने जाने वाले संगठन बन गए। मार्शल यूनियन मूल रूप से मार्शल आर्ट सेवाओं के ग्राहकों और खुद मार्शल आर्टिस्ट के बीच संपर्क थे। इसने उपभोक्ता बाजार में अंगरक्षक, हमले, शारीरिक श्रम जैसी सेवाओं के साथ साथ तोड़फोड़, घुसपैठ, जासूसी, निगरानी, हत्या आदि जैसे गुप्त कार्यों की मांग के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य किया। केंटा, जो कभी एक महत्वाकांक्षी मार्शल आर्टिस्ट थे, के अनुसार यहां तक कि टेटलेज जैसे विशिष्ट व्यवसाय भी संघ के दायरे में थे। मार्शल यूनियन एक ऐसा संगठन था जिसका मार्शल आर्टिस्ट के प्रचार प्रसार में निहित स्वार्थ था।
इसलिए इसने ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए थे कि मार्शल अकेडमी जैसे नए रक्त वाले मार्शल आर्टिस्ट का स्वस्थ प्रवाह हो। मार्शल अकेडमी जाहिर तौर पर योग्यता आधारित संस्थाएं थीं, जिनकी स्थापना, प्रबंधन और स्टाफिंग मार्शल यूनियन द्वारा की गई थी। यह उल्लेख करना तो दूर की बात है कि ये संस्थाएं मुख्य रूप से मार्शल स्क्वायर चरण तक महत्वाकांक्षी मार्शल आर्टिस्ट को प्रशिक्षित करती थीं। इसके अलावा देव के अनुसार अकादमियों में सालाना ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा थी। आखिरकार मार्शल सीनियर्स से प्रशिक्षण प्राप्त करना महत्वाकांक्षी मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक विशेषाधिकार था, जिसे अन्यथा प्राप्त करना मुश्किल होता। फिर भी उच्च ट्यूशन फीस कोई बाधा नहीं थी। शुक्र है कि मार्शल यूनियन इस बात को पहचानने के लिए पर्याप्त रूप से जागरूक थी कि अधिकांश प्रतिभाएं अपनी कम आर्थिक स्थिति के कारण बस दब जाएंगी। इस प्रकार मार्शल अकादमियों ने एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम की पेशकश की, जिसके तहत मार्शल उम्मीदवारों को फीस का भुगतान ऋण के रूप में करना था और अकादमी से स्नातक होने के बाद ऋण चुकाना था। छात्रवृत्ति कार्यक्रम अनिवार्य रूप से एक निवेश था जिसमें कोई गारंटीकृत रिटर्न नहीं था। आखिरकार अगर कोई छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र स्नातक करने में विफल रहता है तो ऋण कभी नहीं चुकाया जाएगा। लेकिन अंततः इस नीति ने मार्शल अकादमियों और विस्तार से मार्शल यूनियन को मार्शल कलाकारों की संख्या को अधिकतम करने की अनुमति दी, जो उनका सर्वोच्च हित और लक्ष्य था। एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की आर्थिक ताकत की तुलना में वित्तीय घाटा नगण्य था। इसके अलावा छात्रवृत्तियां योग्यता के आधार पर दी गईं, इसलिए नुकसान कम हो गया। जिस क्षण रूई को मार्शल अकादमी के बारे में पता चला, उसने अपने भविष्य के बारे में पहले ही मन बना लिया था। उसके लिए उसकी प्रेरणा बहुत अधिक थी। वह इंतजार नहीं कर सकता था। वह किसी न किसी तरह से अकादमी में प्रवेश पा ही जाएगा, चाहे छात्रवृत्ति मिले या न मिले। उसने पहले ही संभावित समाधान तैयार कर लिए थे, लेकिन उन्हें विस्तार से बताने के लिए उसके पास बहुत अधिक जानकारी का अभाव था। तुम क्या सोच रहे हो? एक बच्चे की आवाज ने उसे पुकारा। रूई ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। ज्यादा नहीं, फेरियन, रूई ने जवाब दिया। फेरियन अनाथालय के लड़कों में से एक था। हे, रूई मार्शल आर्ट के बारे में सोच रहा है ना? एक लड़की ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। उसने पूरा दिन सभी बड़ों से मार्शल आर्ट के बारे में पूछते हुए बिताया। यह नीना थी, जो अनाथालय की बड़ी लड़कियों में से एक थी। पिछले 10 महीनों में रूई ने अनाथालय के सभी बच्चों से खुद को परिचित कर लिया था। हालांकि उम्र के अंतर के कारण मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से उसे उनके साथ उतना घुलने मिलने में कठिनाई हुई जितनी वह चाहता था, लेकिन फिर भी उसने उनके साथ समय बिताया। फेरियन और नीना जैसे बच्चे रूई के साथ अधिक समय बिताते थे और जब भी वयस्क व्यस्त होते थे तो उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए उसकी देखभाल करते थे। क्या तुम मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, रूई? एक 13 वर्षीय लड़के ने किताब पढ़ते हुए उससे पूछा। रूई की आंखें चमक उठी। मैं सर्वश्रेष्ठ बनने जा रही हूँ, रूई ने घोषणा की। तो फिर तुमने कड़ी ट्रेनिंग ली होगी। लड़का मुस्कुराया और अपनी किताब बंद कर दी। मार्शल आर्टिस्ट अलौकिक शक्ति पाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। क्या तुम वह सब करने को तैयार हो जो करना पड़ता है? मैं इसके लिए ही पैदा हुआ हूँ, जूलियन, रूई ने बिना किसी संदेह या झिझक के उत्तर दिया। हालांकि यह शाब्दिक नहीं था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका पुनर्जन्म क्यों या कैसे हुआ, लेकिन उसे संदेह था कि इसके पीछे कोई कारण था। अगर कोई कारण था, तो और क्या कारण हो सकता है? तो फिर हम अपनी पूरी क्षमता से आपकी सहायता करेंगे, रूई। जूलियन आगे बढ़ा और रूई को गले लगा लिया। मम्मा, धन्यवाद, रूई ने जवाब दिया। जूलियन एक होशियार बच्चा था। हालांकि वह रूई की तरह विलक्षण रूप से विलक्षण नहीं था। वह एक शांत और बुद्धिमान बच्चा था जो अपना समय सभी प्रकार की पुस्तकों में खोया रहता था, जो भी उसके हाथ लग जाता था। रूई उसकी उम्र के बावजूद उसकी परिपक्वता से प्रभावित थी, अन्य बातों के अलावा। बच्चे तब तक बातें करते रहे जब तक डेप ने उन सभी को लाइट बंद करके सोने के लिए नहीं कहा। रूई को आश्चर्य हुआ कि वह जल्दी ही सो गया। वह पूरे दिन की उत्तेजना के बाद काफी थका हुआ था। दान।